नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा का फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी भी बेटर चल रही होगी और एग्ज़ाम भी नज़दीक है ना। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स होकर के रहिए। एग्ज़ाम ही तो यार, क्या करना है, क्या एग्ज़ाम से किसी, अगर मेरा मानना ये है, किसी एग्ज़ाम में वही देखिए, हारता वही है जो लड़ना जानता है। जो लड़ना ही नहीं जानता वो हारेगा कहाँ से, ठीक है। तो यही अपने माइंड में सेट लगाएं हमेशा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, पूरी लड़ने का प्रयास करिए, अपना ईमानदारी से करिए, अपना 100% दीजिए। परिणाम आए ना आए वो बात अलग है, ठीक है। अपना 100% दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? विच आर द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। चलिए भाई बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पोटेशियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है एंड सोडियम क्लोराइड है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आयनिक कंपाउंड नहीं है? चलिए भाई इसको पूरा कर देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए चलिए इसके आंसर की अगर बात की जाए, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। देखिए इसको आयनिक कंपाउंड वाटर में डालती हो जाएगा भाई। ये है पोटेशियम और क्लोराइड में हो जाएगा। ये क्या है? हाइड्रो HCl। ये भाई आपका ना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है भैया। ये क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये आपको ना इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बॉन्ड बनाता है, ये तो नहीं है। चलिए एक तो मिल गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी भाई कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। ये देखिए, ये देखिए, है ना भाई। 1 2 3 4 4 क्लोरीन तो हो गए, यानी ये भी अपना क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। सोडियम क्लोराइड, ये आपका आयनिक कंपाउंड है, देखिए यहाँ मिल गया। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपका 2 और 3 है, जिस ऑप्शन में आपको 2 और 3 दिख जाए, देखिए इसमें 2 है काट दीजिए, इसमें 3 है इसको भी काट दीजिए, इसमें भी 3 है। क्या पूछा? विच आर द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, है ना। तो पहला और चौथा किसमें है? देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, ABCD, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 4 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी आपका सही आंसर जाएगा, क्योंकि आपका ये पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट, ये दोनों क्या है? आपके आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। चलिए डी आपको राइट आंसर गया, यहाँ पर भी 4 कर देंगे भाई, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु गुण सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? यानी विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट जनरली एक्सिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। हाँ, इसमें से आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी चूज करनी है जो आयनिक कंपाउंड द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते, शो नहीं किए जाते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। अभी हम जस्ट देख करके आ रहे हैं आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। आयनिक कंपाउंड को हम कोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्या नहीं देखने को मिलेगा? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, या फिर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट, है ना। इसमें क्या रहा है कि विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट जनरली, ये नहीं पूछा है भाई, ठीक है। यहाँ फोकस करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, है ना। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। हाँ, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, देखिए आपको आयनिक कंपाउंड को, ये तो होते हैं भाई, है ना। सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर में होती है। फिर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नहीं भाई यही तो गलत है। ये इलेक्ट्रिकल, जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे ये सॉलिड के स्टेट के फॉर्म में नहीं करेंगे, जब भी करेंगे मॉल्टेन स्टेट में करेंगे। किस स्टेट में? मॉल्टेन स्टेट, यानी कि ये द्रवित अवस्था में होने चाहिए, है ना। तो मॉल्टेन स्टेट में करेंगे, तो यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी हाइट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सही बात है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टेन स्टेट, देखिए चौथा ऑप्शन तो ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ पर, तो ये सही है। यानी कि पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा सही है, बी वाला गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन डन हो गया, आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाई जाती हैं? चलिए भाई बताएंगे। विच आर द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट्स इन नेचर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बताएंगे।
चलिए बताएंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपने मूल अवस्था में पाई जाती है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं भाई। विच आर द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, प्रकृति से में फ्री अवस्था में पाई जाती है भाई। एक मिनट, चौथा यहाँ पूरा है, ठीक अब सही है। कह रहा है कि कापर, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है जिंक, चौथा है सिल्वर। इसमें से कौन कौन सा है भाई जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है। देखिए कापर जो है ये आपका पाया जाता है नेटिव स्टेट में। कॉपर नहीं, नहीं कॉपर नहीं भाई, कॉपर नहीं। ये आपका एक हो गया गोल्ड हो गया, और एक आपका हो गया सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। ये दोनों आपके नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, फ्रीली स्टेट में। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ किसमें है, देखो कहीं है दिख रहा भाई, सेकेंड एंड फोर्थ, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको यही दोनों आपको मिलेंगे फ्री स्टेट में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं को विभिन्न विधियों का उपयोग करके परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा परिष्कृत की जाती हैं। ये भाई इसको इंग्लिश में देखा जाए ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच आर द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चलिए भाई बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें से कौन कौन से ऐसे मेटल है जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा अलग किए जाते हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर, बताएंगे भाई। बताएंगे, चलिए इसकी बात करते हैं हम। ये मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच आर द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के माध्यम से जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, लेफ्ट बॉटम में कौन आता है। अब जब रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम बॉटम में आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक मिलेगा सिल्वर और मिले गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। लास्ट में यही दोनों मिलेंगे आपको। तो जाहिर सी बात है जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे उन्हीं को किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के माध्यम से एक आपका हो गया गोल्ड हो गया, और दूसरा हो गया सिल्वर। सिल्वर तो है नहीं इसमें, एक कॉपर भी होता है ना। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और गोल्ड हो गया। तो इसमें कॉपर है नहीं, नहीं है, कॉपर है, सिल्वर नहीं है इसमें, ठीक है भाई। सिल्वर नहीं, सिल्वर भी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक कॉपर और गोल्ड, ठीक है। तो ये दोनों नहीं मिलेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड जाएगा, ठीक है। अब बाकी दो दो बचा, ये सोडियम और पोटेशियम, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के माध्यम से किए जाते हैं। इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होते हैं। आप जब रिएक्टिविटी सीरीज में अपर एकदम सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको दो ही मेटल मिलेगा, एक पहला मिलेगा पोटेशियम, दूसरा मिलेगा सोडियम, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, ठीक है। हालांकि ये दोनों इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ये आपको प्योर फॉर्म में, यहाँ पर ये प्योर फॉर्म में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर काली हो जाती हैं, ऐसा किसके बनने के कारण होता है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन से। देखिए अगर कोई भी जैसे चांदी सिल्वर वगैरह जो होता है, आप देखे होंगे उसको लंबे समय तक अगर बाहर रखा जाता है तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्लैक पड़ जाता है। वो पूछा गया है वो ब्लैक किस वजह से होता है या किस कारण से होता है, ठीक है। देखिए अगर वो जो कारण अगर पूछा जाए तो एक्चुअली उस पर सल्फर की कोटिंग हो जाती है ना। सल्फर की कोटिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। यानी जब सिल्वर के ऊपर सल्फर की कोटिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, सॉरी सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है भैया, Ag2S, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गैल्वेनाइजेशन, लोहे को जंग लगने से बचाने की एक विधि है जिसमें किसकी एक पतली परत चढ़ाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, बताएंगे, है ना।
भाई इजी चीज़ें सबको आसानी लगती हैं, है ना। भाई कौन चाहता है मेहनत करना? सब चाहते हैं कि कोई चीज़ें आसानी से मिल जाए, फ्री मिल जाए, बिना मेहनत, सब चाहते हैं, है ना? कोई चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है। चलिए, और जब ना मिले तो समझ जाना कुछ बढ़िया है। ये भी है, नहीं उसको पकड़ बैठ जाइए, समझिए बढ़िया होगा कुछ, उससे बेटर। चलिए, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ। चलिए देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो भी आयरन होता है उसके ऊपर एक लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग इसलिए की जाती है जिससे उस पर जंग न लगे, ठीक है, उसका क्षरण ना हो। तो इसके लिए हम भाई जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं उसके ऊपर, है ना। अब जो ये वाटर की पाइप वगैरह आती हैं, देखिए इनकी इनकी भी जिंक पे ये भी गैल्वेनाइज्ड आती हैं, ठीक है। तो जिंक की प्लेटिंग की जाती है जिसको हम गैल्वेनाइजेशन के नाम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, पूछा गया है स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में लोहा मिश्रित होता है। अरे बहुत उपयोगी पदार्थ, क्या इसको खाया पिया जाता है क्या भाई? हाँ भाई, उपयोगी पदार्थ है मतलब, चलिए हाँ ठीक है, देखते हैं भाई। हाँ, इसका कॉम्बिनेशन बताइए भाई, क्या क्या होता है इसमें, है ना। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विथ, किसके साथ मिलाया जाता है ना। चलिए, अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन दिया निकिल और क्रोमियम, दूसरा कह रहा है कॉपर एंड क्रोमियम, सी कह रहा है निकिल एंड कॉपर, एंड डी कह रहा है कॉपर एंड गोल्ड। वाह भाई, गोल्ड मिला दीजिएगा आप। हाँ, गोल्ड मिला दीजिएगा तब तो सबकी चांदी की चांदी हो जाए। चलिए, चलिए इसकी हम बात करें, आयरन, इसमें आयरन होता है, प्लस निकिल होती है, प्लस क्या होता है, क्रोमियम होता है। ये तीन मेटल मिला के बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील को। आयरन, निकिल एंड क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखिए, जितने भी बच्चे इमारत का एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, उसमें डोमेन नॉलेज भी आ रहा है, ठीक है। उस डोमेन नॉलेज को आप जो है, आप सब्जेक्ट पढ़ने भर का इतना टाइम नहीं है, इसीलिए आप जो है बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं, आप एकदम पूरा जितना भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं बहुत ही समझिए सोच समझ के बनाए गए हैं। कम से कम एक क्वेश्चन एक टॉपिक को कवर करे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको सब्जेक्ट का यानी डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, आप कहाँ से बताओगे भाई? उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, भाई इसमें स्टेनलेस स्टील एक बच्चा बनाने का प्रयास कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब अगर उसमें हमको नहीं पता है तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं? तो इसलिए हमें सब्जेक्ट की जानकारी होनी बहुत अति आवश्यक है। तो इसको स्किप न करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, ठीक है। और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी, खासकर केस बेस्ड हिस्ट्री में। उसके बाद मेंस में तो इसका तो भाई बोलबाला तो है, जलवा है ही अलग है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाए तो वह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और उस पर हरा आवरण चढ़ जाता है, ऐसा किसके बनने के कारण होता है? यानी इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, इट स्लोली लॉसेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोटिंग, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बताएंगे भाई, इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, है ना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? हाँ, चलिए इसका रिएक्शन किया जाए भाई। कॉपर हो गया, H2O हो गया, फिर क्या हो गया, O2 हो गया, फिर copper H2O2। if copper is kept in open in air, it slowly it's containing, हाँ भाई CO2 भी रहेगा इसमें, CO2 भी रहता है, ठीक है, ग्रीन कोटिंग, ठीक है भाई। हम एयर में भी बात कर रहा है ना, तो एयर में किसी के साथ एक वाटर तो रहेगा ही, ऑक्सीजन भी रहता है, CO2 भी रहता है, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई? ये एक तो बनाएगा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा हमारे हिसाब से, Cu, नहीं कॉपर कार्बोनेट बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, है ना।
कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। हाँ, तो ये जो क्या बनता है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, यही जो बनता है कॉपर कार्बोनेट, आप ये देखिएगा यहाँ, ठीक है, ये पूरा रिएक्शन है। यहाँ कॉपर हो गया भाई, उसके साथ एयर में हमने क्या ले लिया, वाटर भी रहता है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये सभी होते हैं। जब ये सब मिलते हैं तो कार्बन डाइ एक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, एक कॉपर कार्बोनेट बनता है। ये जो कॉपर कार्बोनेट बनता है, यही इसी की वजह से आपको क्या होता है, ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी, बी आपका सही आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्यतः धातुएं ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। सर ऐसे क्वेश्चन मिल से जाए तो एकदम में लगता है कि कट ऑफ 100/100 चला जाए, फिर उसके बाद सब चलिए इतना आसान आने वाला, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन छोटे वाले आ जाते हैं, क्योंकि जो पैटर्न बनता है वो सरल से हाई लेवल तक बनता है ना। तो सामान्यतः धातु जो होती हैं ठोस की प्रकृति में, है ना, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच आर वन ऑफ द, इसमें से पूछा है कौन सा है भाई, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये आपका हम सभी जानते हैं, मरकरी, पारा, है ना, पारा सबका हाई रहता है, मतलब पारा मतलब ठीक है, ये पारा मतलब मरकरी वाला पारा है ये, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ये सबसे लो होता है इसका। चलिए डी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 10 नंबर क्या कह रहा है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state। बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। बताएंगे भाई, थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए, विच आर द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टेन स्टेट। देखिए इसमें आपका होता है सोडियम और कैल्शियम होता है, ठीक है, एक सोडियम भी होता है, एक कैल्शियम भी होता है, ठीक है, जो आपको मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टेन स्टेट, तो ये हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है और कैल्शियम का क्लोराइड मिलता है, ठीक है, जिनको हम किस फॉर्म में पाते हैं, क्लोराइड के फॉर्म में आते हैं, वो भी किस फॉर्म में, मोल्टेन के फॉर्म में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, पहला और दूसरा किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये वीडियो जितना अधिक शेयर तक कर सकते हैं करें, क्योंकि लोगों के पास जितना पहुंचेगा उतना बेटर होगा, क्योंकि भाई हमने कहा क्या कि इमारत का जो एग्जाम है उसमें डोमेन नॉलेज भी आने वाला है, उसमें सब्जेक्ट की भी नॉलेज आपका होना आवश्यक है, ठीक है। विदाउट सब्जेक्ट के नॉलेज के आप सही आंसर देना अवेलेबल नहीं हो, कहाँ दे पाएंगे भाई, जब आपको सब्जेक्ट डोमेन का नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि बच्चे लगातार फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स पर, आप प्रीलिम्स फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, 10 नंबर वो भी आ रहा है, 10 मार्क्स वो भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।